हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 राइट। एंड आज हम थ्योरी पार्ट करेंगे यूनिट 3 से। यूनिट 3 का थ्योरी पार्ट देखेंगे एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। थ्योरी की वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, यूनिट 3 से उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनसे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, राइट। सो इसके प्रीवियस सेशंस में मैंने स्टार्टिंग से लिया था, जिनमें जो चीजें मैंने कराई हैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने जो लास्ट सेशन में कराया था आपको कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस पढ़ाया था। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस में एज पर दी टीवी राव उन्होंने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू ईश्वर दयाल, according to Leonard Nadler, according to MM Khan, beliefs of HRD पढ़ा दिया है मैंने। features of HRD हमने देखा लास्ट सेशन में। importance of HRD, what is the importance of HRD and benefits of HRD देखा हमने लास्ट सेशन में। अगर आपने अभी तक प्रीवियस सेशन में जो भी मैंने कराया है थ्योरी पार्ट अगर नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं जा करके। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं कोड 55 के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर के लिए, तो आप देख सकते हैं मेरा थ्योरी पार्ट। मैं यूनिट 1 to 10 कवर करके दूंगी अपने चैनल पर, एंड अलॉन्ग विद द थ्योरी पार्ट वी विल डू PYQs एंड MCQs एज वेल, राइट। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं जो कोड 55 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड ऑल्सो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के साथ साथ, राइट। ताकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो आपको जो भी अपकमिंग वीडियोस यूट्यूब पर मिले उनके नोटिफिकेशन मिल सके, राइट। सो फंक्शंस ऑफ एचआरडी भी हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। एंड फंक्शंस ऑफ एचआरडी के अंदर क्या हमने देखा था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की थी हमने, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन की बात की थी, कोचिंग की बात की थी, काउंसलिंग की बात की थी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की थी हमने, एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की बात की थी, एंड करियर डेवलपमेंट की भी बात की थी हमने, राइट। सो एंड उसके बाद हमने देखा था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या प्रोसेसेस हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के? इमरजेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन इंडिया। जब वो टाइम पीरियड के बारे में बात की थी जब भारत में पहली बार ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो कौन प्रोपागेटर है, किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ये सारी चीजें हमने देखी थी। एंड एचआरडी कल्चर हमने पढ़ा था, एचआरडी मैट्रिक्स क्लाइमेट पढ़ा था, एचआरडी मैट्रिक्स पढ़ा था हमने, राइट। यस। सो चैलेंजेस टू एचआरडी प्रोफेशनल। सो ये सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट सेशन में, देखा था हमने। एचआरएम हमने अभी पढ़ना है हमें। आज हम पढ़ेंगे एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो एचआरएम मॉडल्स पढ़ेंगे, हार्वर्ड मॉडल पढ़ेंगे एचआरएम मॉडल्स के अंदर। so ये सारी चीजें हम आज के सेशन में कवर अप करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एचआरएम। Basically, human resource consists of the total productive capacity of a firm's human organization. Human resource development efforts aim at providing conditions in which the employees can improve their skills, knowledge, energy, and talents, which in turn may lead to improved productivity. So जब human resource management की बात की जाती है तो वहां पे आपके माइंड में फट से ये बात क्लिक करती है, जब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाएगी वहां पर एम्प्लॉय के स्किल्स की बात की जाएगी, उनके नॉलेज की बात की जाएगी, उनके एनर्जी की बात की जाएगी, एंड उनके टैलेंट की बात की जाएगी कि इन चीजों पर, इन पर्टिकुलर चीजों पे एक एम्प्लॉय के सारे जो पार्ट्स हैं स्किल्स को लेकर आप देखेंगे, उसके नॉलेज को देखेंगे, उसके एनर्जी लेवल को देखेंगे, उसके टैलेंट्स को देखेंगे, इन सब पे बात करेंगे एंड उन पे डेवलपमेंट की बात करेंगे कि अगर कहीं पर भी लैक है तो क्यों है, और ऑर्गेनाइजेशन उन पर्टिकुलर चीजों पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि इंप्लॉयज ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए एम्प्लॉयर के लिए, राइट। सो जहां पे ऑब्वियस सी बात है, जहां पे ये सारी चीजें रहेंगी वहां पर प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है होगी। सो जहां पे एक एम्प्लॉय के अंदर जो काम दिया जा रहा है, एम्प्लॉय को जो टास्क सौंपा जा रहा है उसके लिए उसके अंदर
वो प्रॉपर स्किल है कि नहीं है, उस काम को परफॉर्म करने के लिए उसके पास स्किल्स हैं कि नहीं, प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं है उसके पास, और वो उतना एनर्जेटिक है कि नहीं है, कैपेसिटी है कि नहीं उसके अंदर काम करने की, टैलेंट है या नहीं, टैलेंट उस पर्सन के अंदर। सो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए एक मैनेजमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पार्ट है, उनका जो मेन मोटो है, ताकि ये सारी चीजें अगर बैलेंस्ड रहेंगी तभी प्रोडक्टिविटी हो पाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, राइट, और ऑर्गेनाइजेशन में आप बिना स्किल्स के, बिना नॉलेज के, बिना एनर्जी लेवल के, बिना टैलेंट के अगर आप हैं, तो आप ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और आप प्रोडक्टिव भी नहीं रहेंगे एम्प्लॉयर के लिए। सो ऐसे एम्प्लॉयज को कोई भी एम्प्लॉयर ज्यादा दिनों तक, ज्यादा टाइम तक बियर नहीं कर सकता। सो हमेशा जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाएगी, तब उनकी स्किल्स की बात की जाएगी, नॉलेज की बात की जाएगी, एनर्जी की बात की जाएगी एंड टैलेंट की बात की जाएगी, टू यू नो which leads to productivity to the organization, right? Now we'll go for the HRM models. So what are the HRM models? We'll study here. HRM, basically human resources, consist of the total productive capacity of a firm's human organization. Human resource development efforts aim at providing conditions in which the employees can improve their skills, knowledge, energy, and talents, in which turn may lead to improve productivity द HRM। तो सेम बात की गई है उसमें कि HRM का क्या काम है। HRM का जो पार्ट है वो ये है कि आप स्किल्स के बारे में बात करेंगे, उनके नॉलेज की बात करते हैं, एनर्जी लेवल की बात करते हैं, टैलेंट की बात करती हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रोडक्टिव बने रह पाए एंड प्रोडक्टिव हो आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो उनके मॉडल्स का है, हम आज पढ़ेंगे मॉडल्स के बारे में। सो व्हाट इज द मॉडल? सो पहला हम देखेंगे हार्वर्ड मॉडल। व्हाट इज हार्वर्ड मॉडल? विल स्टडी हियर। द हार्वर्ड मॉडल वाज postulated by Beer et al. So क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि who is the propounder of Howard model? किसने दिया था? The Howard model is given by who? So आपको आंसर देना होगा, that is Beer et al. Has given the Howard model and in 1984 at Howard University. इसलिए इसका नाम पड़ गया हार्वर्ड मॉडल, क्योंकि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी किया गया था। The authors of the models also coined it the map of HRM territory. आप देख रहे हैं पहले कि हार्वर्ड मॉडल का के जो को किसने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज बाय बियर इट ऑल। इट ऑल जहां पे लग जाए, आप हमेशा समझ जाइएगा कि वहां पे दो से ज्यादा ऑथर्स की बात की गई है, कि एक या एक से ज्यादा ऑथर्स की बात की गई है वहां पे, जहां पे इट ऑल लग जाता है। इसका मतलब कि बियर तो है उसके प्रोपाउंडर, बट उनके साथ कुछ और भी ऑथर्स हैं जिन्होंने मिलके इस मॉडल को लेके आए थे, हार्वर्ड मॉडल के को लेकर के आए थे, राइट? So we'll see here the authors of the model also coined it the map of HRM territory. The Howard model acknowledged the existence of multiple stakeholders within the organization. So हम देखेंगे हार्वर्ड मॉडल के अंदर कि हार्वर्ड मॉडल एक्नॉलेज करता है, बताता है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल शेयर होल्डर्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे कि मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं, मल्टीपल लोग होते हैं जिनके शेयर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, राइट? एंड गवर्नमेंट, these multiple stakeholders include shareholders, various groups of employees. वो shareholders employees भी हो सकते हैं। अगर employees में उस कंपनी का शेयर खरीदा होगा तो वो उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, राइट? so that can be employee, a group of employees, government and the community at large. या तो वो employees भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकता है, या तो community at large, कम्युनिटी के भी मेंबर हो सकते हैं। तो the recognition of the legitimacy of these multiple stakeholders renders this model a neo-pluralist model. This model emphasizes more on the human soft side of HRM. So जो ये मॉडल है वो ह्यूमन के सॉफ्ट साइड को देखता है, राइट? एंड basically this is because this model emphasizes more on the fact that employees, like any other shareholders, are equally important in influencing organizational outcomes. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन का एक एम्प्लॉय है, अगर वो भी एज ए शेयर होल्डर है, अगर वो शेयर होल्डर उसने
शेयर होल्डर है, वो शेयर खरीदा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा लाइक अदर शेयर होल्डर्स। जो अदर शेयर होल्डर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है कंपनी में, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं कंपनी के, जितने इंपॉर्टेंट वो हैं उतने ही इंपॉर्टेंट उस कंपनी की इंप्लॉयज भी होंगे जिन जिन इंप्लॉयज ने कंपनी के शेयर्स को खरीदा होगा, जो कि शेयर होल्डर्स है, राइट, जो शेयर होल्डर हैं, तो वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। इनफैक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वेरियस ग्रुप्स मस्ट बी fused and factored in the creation of HRM strategies and ultimately the creation of business strategies, right? So let's see another part. दूसरा मॉडल देखेंगे, वाविक मॉडल। सो जो मेन कहने का मतलब था हार्वर्ड मॉडल में दैट इज गिवन बाय बियर इट ऑल। बियर के साथ कुछ और भी ऑथर्स थे जिन्होंने मिलके इस कॉन्सेप्ट को लेके आए, हार्वर्ड मॉडल को लेके आए। एंड उसका मेन मोटो था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं, दैट कैन बी एम्प्लॉयज, दैट कैन बी गवर्नमेंट एंड देन कैन बी कम्युनिटी मेंबर्स, राइट। एंड एम्प्लॉयज भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ शेयर होल्डर जितने की अदर शेयर होल्डर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। एंड नाउ विल सी द पार्ट ऑफ द वाविक मॉडल, क्या कह रहा है हम देखेंगे। One of the major setbacks in the conceptual developments of the HRM concept up to this time was that most of the earlier developments were within an American context. Approaches outside of the context required a perspective of the particular cultural context that exists in different countries. The Warwick model, which emanated from the Center for Corporate Studies and Change at the University of Warwick by Henry and Pettigrew. So the concept Warwick model is given by Warwick by Henry and Pettigrew. So आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो who has introduced the concept Warwick model? So you can answer Henry and Pettigrew in 1990. Differs from the Howard model. ये Howard model से different है by reflecting European traditions and management by styles. The model figure 2 basically comprise 5 irrelated elements which allows an analysis of how external factors impact upon the internal operations of the organization. So Warwick model में हम बात करेंगे कि कैसे external factors internal organization को, internal environment को कैसे impact करता है, right? And reflecting the open system थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग। सो यहाँ पे वॉविक मॉडल को जब देखेंगे तो वॉविक मॉडल की जहाँ पे बात होगी तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि हु हैज गिवन द टर्म वॉविक मॉडल? सो दैट इज गिवन बाय हेनरी एंड पेटिग्रू। आपको अगर पूछता है कि हार्वर्ड मॉडल किसने दिया था तो आप बता सकते हैं बियर इट ऑल ने दिया था। एंड जो वॉविक मॉडल है वो हार्वर्ड मॉडल से डिफरेंट है और ये बेसिकली बात करता है कैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्पैक्ट डालता है, कैसे इफेक्ट करता है, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। थर्ड वन इज द मिशिगन मॉडल। मिशिगन मॉडल को हम मशीन मॉडल भी बोलते हैं। द मिशिगन मॉडल वॉज प्रोपाउंडेड बाई फॉब्रम, टिकी एंड डेवान्ना। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ मिशिगन मॉडल और मशीन मॉडल और मैचिंग मॉडल? सो आपका आंसर होगा फॉर्मब्रम, टिकी एंड डेवान्ना इन 1980। अगर ईयर पूछता है तो आप बता सकते हैं 1984। एट द मिशिगन बिजनेस स्कूल दे आल्सो नेम्ड दिस मॉडल अ मैचिंग मॉडल ऑफ HRM। सो मिशिगन मॉडल का जो नाम है 3 नाम से जाना जाता है, ये मिशिगन मॉडल, मैचिंग मॉडल एंड मशीन मॉडल से भी जाना जाता है। Precisely the matching aspect of this model demonstrates that the model is inclined towards the harder side of HRM. So जो मिशिगन मॉडल है, जो मशीन मॉडल है, वो हार्डर साइड ऑफ HRM की बात करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हार्ड साइड की बात करता है। This is because the matching model emphasize more on tight fit, क्योंकि ये टाइट फिट पे बिलीव करता है
चैप्टर 1 में दिया गया है HRD बिटवीन द HR स्ट्रेटजी एंड द बिजनेस स्ट्रेटजी। ये बात करता है HR स्ट्रेटजी एंड बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में। इट डिमांड्स दैट अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज मस्ट बी मैच्ड विथ जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो ये बात करता है कि जो भी डिमांड्स है अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स का, वो जॉब्स जो भी जॉब्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके उससे वो मैच करता हो, राइट। सो इट डिमांड्स दैट अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, ये डिमांड करता है कि जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है, जो मैन पावर है, वो मैच करें विद द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो जॉब में जो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है उनसे वो मैच करता रहे ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है वो जॉब्स के साथ मैच करते हो, इसके बारे में बात करता है। इवांस एंड लॉरेंज 1989। सो क्या कहते हैं इवांस एंड लॉरेंज क्या बोलते हैं? आर्ग्यू दैट द मिशिगन मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट मार्केट लॉजिक which demands that to gain high profits labor must be obtained cheaply, used sparingly, developed and exploited fully, right? So let's move to the next, the guest model. So the guest model was propounded by डेविड गेस्ट इन 1987। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ गेस्ट मॉडल, देन यू कैन आंसर डेविड गेस्ट हैज गिवन द term the guest model in 1987. This model is a fusion of aspects that resemble both a hard and a soft approach of HRM. जहां पे जो मिशिगन मॉडल है हार्ड अप्रोच की बात करता है इन HRM, वहीं पर गेस्ट मॉडल हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों की बात करता है, हार्ड HRM एंड सॉफ्ट HRM की भी बात करता है गेस्ट मॉडल। गेस्ट proposes 4 crucial components that underpin organizational effectiveness. These 4 crucial components are strategic integration, दूसरा है flexibility, थर्ड है high commitment, फोर्थ है quality and फिफ्थ है model by John Sorey in 1989. ऑलराइट, सो ये 4 मॉडल्स थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। एंड हम देखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल में नेक्स्ट सेशन में लूंगी आपसे। एंड तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको कहीं पे लगता है कहीं पे लैग करती हूँ, टीचिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, समझाने में कहीं कमी करती हूँ, या फिर कहीं पीपीटी स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल वर्क ऑन दैट एंड इवन आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वेरी मच।